नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार स्टडी विथ नौकरी वाला पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि हर बार रेलवे में, एसएससी में और जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया या यूपीएससी खुद हो गया, इसमें ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सभी पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दे सकता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो जैसा कि आपको पता हो कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दो न्यायालय हैं जो मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश देते हैं। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट देता है वो 226 के अंतर्गत देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर संसद के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। नियंत्रक और लेखा परीक्षक यानी कि कैग, ठीक है, संसद की किस समिति से संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से। और कैग का वर्णन हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है? 148 में। 148 में कैग का वर्णन है। और कैग का जो भी पावर है ना, उनका बात किया गया है 149 में। ठीक है, 149 में। अगला क्वेश्चन है, संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? संसद की। यदि भारत के राष्ट्रपति की पद रिक्त हो तो उसे कितने समय सीमा में भर देना चाहिए? तो 6 मंथ के अंतर्गत उसको भरना चाहिए। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? तो 1962 में। 352 के अंतर्गत क्या होता है? अगर हमारे देश में कोई बाहर से आक्रमण होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी घोषित करते हैं। ठीक है, और ये पहली बार कब हुआ था? 1962 में हुआ था, चाइना के युद्ध के समय। जब चाइना से युद्ध होने वाला था 62 में, तो उस समय ये हुआ था। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? 1975 में। और ये था जब इंडिया में इमरजेंसी लगा था, है ना, इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी का समय था और उसी समय में इंडिया में इमरजेंसी लगा था। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा प्लस में राज्यसभा, ये दोनों मिलाकर जो मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 14 हो सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? तो देखिए, राज्य सूची पे हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो देखिए, संघ सूची में केवल जो भी कानून बनाता है वो संघ बनाता है, मतलब केंद्र बनाता है। ठीक है, राज्य सूची में जो भी कानून बनाता है वो राज्य का जो विधानमंडल होता है ना, वो बनाता है, विधानसभा विधान परिषद मिलकर। और समवर्ती सूची होता है जिसमें दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, संघ भी और राज्य भी। लेकिन देखिए, तीनों में क्या क्या प्रावधान है? संघ वाले तो केवल केंद्र बनाएंगे, ठीक है। समवर्ती वाले में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर संघ का नियम पहले से कोई बना हुआ है तो वही नियम ज़्यादा मान होगा। और राज्य में क्या है कि राज्य वाले में राज्य खुद बनाएगा, लेकिन
बहुत से कंडीशन ऐसे दिए गए हमारे संविधान में जिसमें राज्य सूची वाले जो विषय है उसमें भी केंद्र चाहे तो नियम बना सकता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका अवधि 1 वर्ष के लिए वो नियम होगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो मैंने बताया अनुच्छेद 140 के अंतर्गत कैग का नियुक्ति होता है ना। और अनुच्छेद 149 में जो कैग का जो भी पावर है, कैग की जो शक्तियां हैं उसका वर्णन है। भारत में संप्रभु किससे बताया गया है? तो भारत के लोगों को यानी भारत के सिटीजन्स को भारत में संप्रभु बताया गया है। जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी PIL जब लाया गया था नियम तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किस प्रकार जोड़ी गई है? तो देखिए हमारा जो मूल संविधान था उसमें केवल और केवल 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और उसके बाद बाकी के 9वीं, 10वीं, 11वीं, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो 9, 10, 11, 12 अनुसूची जो है वो बाद में संविधान संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है? अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसका जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल राज्यसभा में ही ये होगा, है ना। जबकि राष्ट्रपति का पर जो महाभियोग चलता है तो इसका जो क्रियाकलाप है दोनों में से किसी भी सदस्य से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो ये केवल और केवल राज्यसभा में ही होगा। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है? तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, मतलब 1950 में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था और 1951 में ही अगले साल ही प्रथम संविधान संशोधन होता है जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र का ब्यौरा प्रथम अनुसूची में है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आप नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अंतिम आप अनुच्छेद देखेंगे अनुच्छेद 51 है ना, आर्टिकल 51, तो उसमें आपको ये साफा दिखेगा, है ना, कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी काम करेगा। यानी ये एक ऐसा अनुच्छेद है हमारे संविधान का जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात किया गया है। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थानों की बुनियाद रखना किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्यों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन था, ठीक है। इसी के बाद है जो पंचायती राज है हमारे देश में उसे काफ़ी ज़्यादा बल मिला और पूरी तरह से भारत में लागू हो पाया। तो यह अधिनियम कब हुआ था पारित? 1992 ईस्वी में, 73वां संविधान संशोधन। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है? तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल कहीं पे लग जाता है ना, तो स्वतंत्रता का अधिकार खुद ब खुद व्यक्ति से ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी उसकी नॉर्मल स्वतंत्रता थी, बोलने की स्वतंत्रता, तो वो कुछ स्वतंत्रता छोड़ कर बाकी सब स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है।
जैसे कि हाँ, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार है, तो ये सब हमारे पास बचा रहता है, लेकिन बाकी का और बहुत से स्वतंत्रता जो है हमें मिले हैं वो सब निलंबित हो जाता है। लोकसभा में विपक्ष का प्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन था? लोकसभा में विपक्ष का प्रथम मान्यता प्राप्त नेता था राम सुभग सिंह। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन, जो कि भारत के संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बॉडी थी, और साथ ही बाद में उन्होंने कुछ समय तक जो जैसे हम लोग को अभी लोकसभा संसद होता है उस तरह से भी काम किया था, है ना। तो ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान, यानी कि अगर राष्ट्रीय आपात आता है तो जो भी मौलिक अधिकार है उसका निलंबन स्वतः हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का नियम जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, राज्यपाल क्या है? राज्य का संवैधानिक शासक होता है। राज्यपाल अगर देखा जाए, जैसे कि राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक शासक होते हैं, वैसे ही राज्यपाल हमारे राज्य के संवैधानिक शासक होते हैं। और प्लस में ये केंद्र के राज्यों में एजेंट के रूप में काम करते हैं ना, ये केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यों में काम करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए संविधान में क्या किया गया? तो देखिए, सिक्किम को बहुत ही तरीके से भारत में शामिल किया गया। जैसे आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो सिक्किम तब भारत का एक हिस्सा नहीं था, है ना। सिक्किम एक तरह का प्रिंसली स्टेट के जैसा था और भारत का संरक्षण में था, मतलब भारत का उसे संरक्षण प्राप्त था, लेकिन भारत का वो हिस्सा नहीं था। वहाँ पे अपना किंगडम था, वो वहाँ पे एक राजशाही था। तो अनुच्छेद 2 का तथा 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को पहले भारत के सह राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद फिर अगला जो संशोधन था 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी द्वारा सिक्किम को भारतीय गणराज्य में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। तो भारत की आज़ादी के समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, उसे पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 ईस्वी में 22वां राज्य के रूप में 36वें संविधान संशोधन के तहत उसे शामिल किया गया पूर्णतः राज्य के रूप में। नीति निर्देशक सिद्धांतों का समुचित कार्यान्वयन किस बात पर निर्भर करता है? तो देखिए, नीति निर्देशक जो तत्व है हमारे संविधान में, वो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे लागू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। जैसे हमारे संविधान में अगर देखें तो 2 तरह के चीज़ों का वर्णन है, एक है मौलिक अधिकारों का और एक है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, ठीक है। तो आप मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरा ये वाला मौलिक अधिकार हमसे छीना जा रहा है, ठीक है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो भी लिखे गए संविधान में, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वो सरकार अपने हिसाब से लागू करती है या अपने हिसाब से उसको हटाती है। उन्नीस 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कितने देश थे? 51 देश ने, 51 राष्ट्रों ने। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो संसद किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में, या तो फिर पहले राज्यसभा फिर उसके बाद लोकसभा में, जैसा भी हो उसे किया जा सकता है। संविधान की 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो अगले ही साल जब संविधान लागू हुआ 50 में पूरी तरह से, तो अगले ही वर्ष 1951 में 9वीं अनुसूची लाया गया था। पहले 60 अनुसूचियाँ थी और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत लाया गया था।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल कर सकता है? तो ये करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 23 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की। संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? देखिए, हमारे संविधान में संगठन निर्माण करने का स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो वेश्या हैं और जो सैनिक दल है, जो वर्तमान में सैनिक हैं अभी, ठीक है, तो उन दोनों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में संघ और संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, लेकिन वेश्याओं को और सैनिकों को, जो वर्तमान में सैनिक कार्यरत हैं, उन्हें संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, या किसी भी जो एग्जिस्टिंग संगठन है इस तरह के, उससे उन्हें जोड़ने का भी अधिकार नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगर राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल। जो राज्यों के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलपति होते हैं राज्यपाल, और दिल्ली वाला जो विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके कुलपति हैं उपराष्ट्रपति। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में निर्वाचन उनका हुआ था मुंबई से। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे के यहाँ से जो IAS बनते हैं, है ना, मतलब IAS का जो सर्वोच्च पोस्ट होता है अंत में, वो भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव बनने तक का होता है, ठीक है। जो सेक्रेटरीट होता है इसका, वहाँ तक IAS जाके बन सकते हैं। ये किसी भी IAS का टॉप मोस्ट पोस्ट होता है ये। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में IAS बनता है तो उसे SDM बनाया जाता है, बाद में DM बनाया जाता है, तो ये सब तो स्टार्टिंग का पोस्ट हो गया, है ना। उसके बाद जैसे जैसे उनका पोस्ट बढ़ता है तो अंत में भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव तक वो जा सकते हैं, और ये किसी भी IAS का टॉप मोस्ट पोस्ट है। अन्य राज्यवारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलम्ब किया था? तो आपको पता है 3 राज्य उस समय जो भारत के अंदर थे वो भारत में शामिल नहीं हुए थे भारत की आज़ादी के समय तक, ठीक है। उसमें कौन कौन था? जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था। और आपको पता होगा कि तीनों राज्य फिर कैसे कैसे भारत में शामिल हुए हैं, ठीक है। एक तो जनमत संग्रह से शामिल किया गया, दूसरे को पुलिस कार्रवाई हुआ था उससे शामिल किया गया, और तीसरे को जम्मू कश्मीर को, जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया था तो फिर पाकिस्तान के राजा खुद आए थे भारत में, तो उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था। और इसके अलावा भी बहुत से जो भी हमारे राज्य हैं उस समय जो भारत के हिस्से नहीं थे, जैसे कि गोवा को भी बाद में पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। उसी तरह से हमारी बहुत सी यूनियन टेरिटरी हैं वो भी भारत के हिस्से नहीं थे, वो सब पे भी गोवा का अधिकार था, कुछ पे फ्रांस का अधिकार था। तो फ्रांस ने तो खुद से छोड़ दिया था, गोवा से हम पुर्तगाली से हमें लड़ना पड़ा था। इसके अलावा सिक्किम था, तो सिक्किम भी उसमें एक प्रिंसली स्टेट था, उनका अपना एक किंगडम था, है ना। तो सिक्किम को भी बाद में भारत में शामिल किया गया था एज ए स्टेट के रूप में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में। नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मतलब नीति निर्देशक जो तत्व है वो सरकार अपने हिसाब से उसे लागू करती है। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो 359 के अंतर्गत अगर
राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया है ना, तो फिर आप मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया है तो आपका जो मौलिक, बहुत से जो मौलिक अधिकार हैं जो हमें नॉर्मल कंडीशन में मिलते हैं, वो सब खुद ब खुद निलंबित हो जाता है। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो प्रमाणित करता है, ना ही अस्वीकार करता है, और ना ही उसे लौटाता है। ठीक है, तो क्या कहता है राष्ट्रपति इस कंडीशन में? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था? अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 में क्या है? इसमें बहुत सारे रिट्स का बात किया गया है। ठीक है, ये रिट्स क्या होता है? तो अगर आपको जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, अगर कोई उसका हनन करता है, कोई सरकारी अधिकारी हो गया या कोई भी व्यक्ति हो गया जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप इसके लिए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसी को रिट बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा है? टीटी कृष्णामाचारी ने। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43 को। भारत में 73वीं पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसका सदस्यता बचा रहेगा या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? तो 14वां लोकसभा चुनाव था, उसमें सभी क्षेत्रों में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव संपन्न हुआ था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उसके निर्वाचित जो इलेक्टेड हैं और जो मनोनीत करके लाए गए हैं, है ना, जो मनोनीत करके लाए गए हैं, ठीक है, वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? तो देखिए, जब संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके लिए किया गया था? संविधान निर्माण के लिए। लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो तुरंत तो चुनाव नहीं कराया गया था, चुनाव तो बाद में हुआ था, आम चुनाव। तो जब तक आम चुनाव नहीं हो गया, संविधान सभा था वही भारत में, मतलब जैसे संसद के रूप में, जैसे हम अभी लोकसभा राज्यसभा होता है, तो संसद के रूप में काम कर रहा था। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी आश्रय के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब महान्यायवादी का कोई भी निश्चित टर्म नहीं होता है ना, इनका टर्म फिक्स नहीं होता है। मतलब ये राष्ट्रपति जब तक चाहें, या कहने का मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे, ठीक है। और जिस दिन वो राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति उचित नहीं है या अब हमें किसी और को बनाना है, वो उसे वहाँ से हटा के किसी दूसरे को बना देंगे। अब महान्यायवादी का काम क्या होता है?
तो महान्यायवादी जो भी कानून बनता है तो कानून संवैधानिक रूप से सही है या नहीं सही है, तो इसको वो निर्णय करता है। कहने का मतलब है कि जो भी कानून बनता है वो संवैधानिक रूप से सही होना चाहिए, इसका निर्णय पहले ही महान्यायवादी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें वो रिव्यू के लिए बहुत कम कानून जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर जो महान्यायवादी होते हैं उनका पोस्ट भी क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके पोस्ट के इक्वल ही व्यक्ति को बनाया जाता है। भारत में के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो बजट का जो एक्चुअल संवैधानिक नाम है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, क्योंकि संविधान में बजट का कहीं भी जिक्र नहीं है। जो बजट का दूसरा शब्द यूज किया गया वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा किस स्रोत से ली गई है? तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो फ्रांसीसी क्रांति था उनका एक महत्वपूर्ण ये था। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। नौवीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो देखिए, नौवीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है संविधान का जिसमें वो सब कानून रखे जाते हैं जिसे सरकार चाहती है कि ये न्यायालय में जा ही ना पाए। ठीक है, मतलब कोई कानून हमने बनाया उसे न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दे सके तो वो उस कानून को वो नौवीं अनुसूची में रख लेती है। इससे क्या होता है कि उस पर न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब उस पर न्यायालय अपना कोई संज्ञान नहीं दे सकता है। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। भारत के संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है ना, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाएगी देश में। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देता है? धारा 31। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने का व सुधारने का कर्तव्य किसका है? प्रत्येक नागरिकों को। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी संप्रदाय को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो हम संवैधानिक रूप से देखें तो संविधान में किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी घोषित करने का 2 क्राइटेरिया दिया गया, एक तो धर्म है, दूसरा भाषा है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? अनुच्छेद 19 में। और जितने भी बोलने की स्वतंत्रता है या फिर मीडिया की स्वतंत्रता है ना, मीडिया की स्वतंत्रता है, सब 19 का ही पार्ट है। भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया था। संविधान में किसके महाभियोग का प्रावधान नहीं है? तो संविधान में राज्यपाल पे महाभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहें, चूँकि राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपालों की, तो राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें अपने ही हिसाब से अपना हटा सकते हैं। ठीक है, या किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन उस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के केस में महाभियोग चलता है, वो इस तरह से राज्यपाल के केस में महाभियोग चलाने का कोई नियम ही नहीं है। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है। संविधान के अनुच्छेद 17 व 18 क्या प्रदान करता है? सामाजिक समानता। कैसे प्रदान करता है सामाजिक समानता? तो 17 में कहा गया है छुआछूत का अंत। ठीक है, जो छुआछूत है, टचबिलिटी है ना, उससे अंत होना चाहिए, मतलब समाज में छुआछूत वाला भाव नहीं होना चाहिए। और 18 में क्या कहा गया, जो जो हम लोग पहले विशेष प्रकार की उपाधि चलता था, है ना, वो उपाधि को खत्म कर दिया गया। मतलब जैसे कि हम लोग महात्मा को उपाधि है, चाहे राष्ट्रपिता को उपाधि, ये सब उपाधि कोई किसी को संवैधानिक रूप से दे नहीं सकता है। ठीक है, अब उपाधि का कुछ क्राइटेरिया क्या दिया गया कि हाँ, अब उपाधि केवल अगर कोई व्यक्ति सेना में है तो उसको उपाधि मिल सकता है। फिर अगर भारत सरकार जो जैसे भारत रत्न है ना, इसी तरह का जो भारत सरकार का अपना जो पुरस्कार से संबंधित जो उपाधि है वो व्यक्ति को मिल सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति ने कुछ ऐसा शिक्षा ग्रहण किया जैसे डॉक्टर का, ठीक है, तो डॉक्टर को उपाधि उसे मिल सकता है। तो मतलब उसका शिक्षा के आधार पर, और अगर वो सैनिक में है, सेना में है, तो अगर उसे कोई राष्ट्रीय सम्मान मिला है तो इन आधार पर उन्हें उपाधि मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा तरह से उन्हें उपाधि नहीं दे सकता है सरकार। लोकसभा के समान समयांतराल को किसके आदेश से बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश से। तो दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें सीरीज के मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वालों को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्द किसी दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो में मिलेंगे।